नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष नायक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। तो यह आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, धारा 1 से लेकर 29 तक। धारा 1 से लेकर के 29 तक जो है मैं पहले बना चुका हूं। आप यदि देखना चाहते हैं तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अब हम शुरू करेंगे धारा 29 क से। ये जो है आईपीसी का ये जो दूसरा वीडियो है, ये मेरा आईपीसी का दूसरा वीडियो। अब हम शुरू करेंगे धारा 29 क से। इस धारा को कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है कि धारा 29 क इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कब जोड़ा गया। तो सन 2000 में ये जोड़ा गया, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि धारा 29 क क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित है। तो इस दो शब्दों को आप रटेंगे, याद करेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, 3 शब्दों को रटेंगे, सॉरी। पहला धारा 29 का क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आईपीसी में कहाँ दिया गया है, और यह कब जोड़ा गया, सन 2000 में। धारा 30 है मूल्यवान प्रतिभूति। प्रतिभूति का मतलब होता है जैसे कोई दस्तावेज। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसी दस्तावेज है या न होनी तात्पर्यित है जिनके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित विस्तृत, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, विधिक अधिकार सृजित विस्तृत अंतरित निर्बंधित का मतलब होता है रोकना, ठीक है, निर्वापित समाप्त कर देना, छोड़ा जाए, या जिनके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ महत्वपूर्ण ये है कि जैसे आपसे आईपीसी में पूछ दे 29 को धारा 30, धारा 31, धारा 32, यहाँ लिख दे मूल्यवान प्रतिभूति, यहाँ लिख दे बिल, यहाँ लिख दे कार्य, यहाँ लिख दे कार्यों का निर्देश लोप दे। अब इसको मिलाना है, कौन क्या आएगा, इस तरीके से आप जो है आप इसको इसलिए महत्वपूर्ण समझिए। धारा 30 में कौन सा शब्द है, मूल्यवान प्रतिभूति। अब है धारा 31 बिल शब्द किसी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। वसीयती दस्तावेज ये कब इन्फोर्समेंट आती है, जब आदमी मर जाता है तब, जैसे वसीयत लिख के मर जाए, विल। धारा 32 है कार्यों का निर्देश देने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप भी आते हैं, ठीक है ना। कार्यों को निर्देश देने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप भी आते हैं। यदि मैं आपसे कह दूं कि इस बुड्ढे का ख्याल मत रखना, इसको खाना मत दो, या 2 दिन में 1 दिन दो, तो यह अवैध लोप का यह निर्देश है, ठीक है। तो कार्यों के अंतर्गत अवैध लोप भी आते हैं जब तक कि संदर्भित से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोप पर भी है। धारा 33 है कार्य। धारा 33 में 2 शब्द है, कार्य और कार्यलोप। धारा 33 में 2 शब्द का वर्णन है, कार्य और कार्यलोप। कार्य शब्द कार्यवली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य, और लोप शब्द का लोपावती का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप। तो आप जो है सिर्फ, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जो धारा के अनुसार भी हमने बताया है। धारा 31 में क्या है, जैसे बिल। धारा 32 में क्या है, धारा 33 में क्या है, धारा 33 में किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कार्य और कार्यलोप शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो इस कारण ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आपको हमेशा यह याद रखना है। ये सब बेयर एक्ट में भी लिखे हैं, लेकिन बेयर एक्ट आप हर समय नहीं ढो सकते हैं। जब आपका मन करे मोबाइल चलाने का, तो आप हमारा वीडियो देखिए और उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण धारा ये है, सबसे महत्वपूर्ण धारा जो है ये है धारा 34, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य।
बहुत महत्वपूर्ण धारा है, इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। इसको थोड़ा मैं टाइम लूँगा आपको समझाने में। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। ठीक है ना? आप इसको समझिए। जब कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जैसे कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय में, कई व्यक्तियों द्वारा, गिरोह, कई व्यक्तियों को मतलब गिरोह, एक गिरोह है, एक जनसमूह है, उसके द्वारा किया जाता है, अपने सामान्य आशय में। आज साले को मार ही डालना है, यह बात सबको पता है कि आज साले को मार ही डालना है, नहीं तो मारना नहीं है तो हाथ पैर तोड़ ही डालना है। ठीक है? ये सामान्य आशय हो गया, उसको क्षति पहुंचाना। अग्रसर किए जाने, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वाधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसने किया हो। अब मान लीजिए ABCDEF गए कि आज जो है डी को सबक सिखाना है, मारना है, पीटना है, जो करना है, या हत्या करना है, या इसे लूट लेना है। तो ABCD गया, लेकिन F जो है उसको ना मारा, ना उसको लूटा, ना उसको छीना, कुछ नहीं किया, लेकिन इस गिरोह में शामिल था। फिर भी F के ऊपर जो है हत्या, लूट, मारपीट का आरोप लगेगा। ठीक है? हत्या, लूट, मारपीट का आरोप भी F के ऊपर लगेगा और यह दोषी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए, इसमें एक शब्द जोड़ा गया है, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में। ठीक है? देखिए ये शब्द यहाँ पर ये जोड़ा गया है, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में। ठीक है ना? यहाँ पर सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में। तो आपसे ये पूछा जाता है कि यह पदावली कब जोड़ी गई? तो यह 1870 में, धारा 34 में यह पदावली जो है, यह लाइन जो इतना मैंने घेर रखा है, 1870 में जोड़ा गया। 1870 में जोड़ा गया, यह लाइन जो है 1870 में जोड़ा गया। और केस का नाम था गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा। गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा, राम पूजा। ठीक है? ये 1870 में जोड़ा गया था, 1869 में यह जो केस आया था। ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं इसमें। इसका सबसे महत्वपूर्ण केस जो है, इसका सबसे महत्वपूर्ण केस जो है, इस पे जो सबसे महत्वपूर्ण केस है, पहला जो केस है, जो कि 2004 में आया था, पहला जो केस है 2004 में आया था, मध्य प्रदेश राज्य बनाम, इस धारा 34 पर, मध्य प्रदेश राज्य बनाम देशराज। मध्य प्रदेश राज्य बनाम देशराज का मैटर जो आया था 2004 में। ठीक है? इसमें यह कहा गया कि दंड संहिता की धारा 34 को किसी आपराधिक कृत्य के किए जाने के संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। ठीक है? संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। और यह धारा जो है कोई अपराध गठित नहीं करती है, यह धारा कोई अपराध गठित नहीं करती है, यह एक साक्ष्य का नियम बताती है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह धारा जो है कोई अपराध गठित नहीं करती है, यह सिर्फ एक साक्ष्य का नियम है, जिससे यह साबित किया जा सके कि यह साक्ष्य का नियम है। ठीक है? एक सिर्फ साक्ष्य का नियम है ये, जिससे यह साबित किया जा सके कि ये जो ABCD गए, EF गए, ठीक है, ABCD EF जो गए,
इनका उद्देश्य सामान्य था, इनका आशय जो है सामान्य था, सामान्य आशय को अग्रसरित करने में ये लोग जो है गए थे वहाँ पर। ठीक है। एक दूसरा केस है वरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद है। वरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद है, आप लिखते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण वाद है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। और सबसे जो यह इस केस का यानी कि धारा 34 का सबसे महत्वपूर्ण वाद जो है वीरेंद्र कुमार घोष या वारेंद्र कुमार घोष है। वीरेंद्र कुमार घोष, एक मिनट, वीरेंद्र कुमार घोष, वीरेंद्र कुमार घोष, आप आईपीसी की किताब उठाएंगे तो उसमें यह लिखा होगा इम्परर वर्सेस इम्परर। ठीक है ना। तो यह जो केस है बहुत महत्वपूर्ण केस है। इसको जो है ये 1923 में यह मैटर हुआ था, 1923 में। और इसी केस को जो है पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी जाना जाता है। पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस के केस। इस केस को वारेंद्र कुमार जो केस है इसी को जो है पोस्ट ऑफिस केस के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और एक दूसरा वाद इस पर है महबूब शाह बनाम इम्परर, महबूब शाह बनाम इम्परर। ठीक है। यह भी एक महत्वपूर्ण वाद है, महबूब शाह बनाम इम्परर। क्योंकि बेयर एक्ट और केसला ही, अगर कानून आपको पढ़ना है तो बेयर एक्ट और केसला दो ही पढ़ना पड़ेगा, बस आपका काम हो गया। ठीक है। केसला याद रहेगा और बेयर एक्ट यदि आपको याद रहेगा तो आपका सारा काम हो गया, आपका सारा जो है हथियार तैयार है। और इस जो धारा, इस जो शब्द लिखा हुआ है सामान्य आशय, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है सामान्य आशय। सामान्य आशय का अर्थ है, सामान्य आशय एक पूर्व गठित योजना है और उस योजना के अनुसरण में संयुक्त कार्य का इंगित करता है। उस योजना के अनुसरण में संयुक्त कार्य का किया जाना या उसका इंगित किया जाना ही सामान्य आशय कहलाता है। यह साबित किया जाना आवश्यक होता है कि आपराधिक कार्य पूर्व गठित योजना के अनुसरण में मिलकर किया गया। सामान्य आशय कार्य के नियत समय पर किए जाने के पूर्व बन जाता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि उन दोनों के बीच लंबा अंतर हो। ठीक है। कार्य के जब किया जाता है उसी समय, मान लीजिए हम लोग गए कि आज रोकना, लेकिन साले को ऐसा मारना है उसका हाथ पैर टूट गया, कार्य अभी जा ही रहे हम लोग करने, तभी बन गया कि आज हाथ पैर टूटना है। ठीक है ना। तो यही सामान्य आशय होता है। और दूसरी बात यह है कि धारा 34 के परिवर्तन के लिए, धारा 34 को लागू करने के लिए घटनास्थल पर अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है ना। शारीरिक उपस्थिति बहुत जरूरी है। शारीरिक स्थिति जो है, शारीरिक उपस्थिति बहुत आवश्यक है घटनास्थल पर। तो ये धारा 34 है जो कि हो गया है। अब धारा 35 है, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बहुत लंबा बना दिया था तो लोग उसको बहुत ज़्यादा देख नहीं रहे हैं या आधा देख करके छोड़ दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यह वीडियो में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बीच क्या अंतर है। ठीक है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बीच क्या अंतर है यह भी बता दे रहा हूँ। तो इसमें सामान्य जो आशय जो धारा 34 में बताया गया है, इसमें अभियुक्त व्यक्तियों को प्रेरित, सामान्य आशय का अर्थ मतलब यह है कि अभियुक्त व्यक्तियों को प्रेरित करना। ठीक है ना। और सामान्य उद्देश्य का अर्थ यह है कि जो धारा 149 में बताया गया है, आईपीसी की धारा 149 में जो बताया गया है सामान्य उद्देश्य,
इसका किसी अपराध के घटित होने की संभाव्यता, ठीक है ना। अर्थात अगर इस दूसरे शब्दों हम ये कहते हैं कि अभियुक्त कार्य के स्वाभाविक परिणाम से अवगत है। अभियुक्त जो सामान्य उद्देश्य और आशय में यही है कि उद्देश्य में जो वह उसका क्या परिणाम निकलेगा, इससे अवगत है। और इसके बारे में एक दिन एक अलग वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को, कि पूरा डिटेल से बता दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं धारा 35 की तरफ। जबकि ऐसा कार्य इस कारण अपराध है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया। जबकि ऐसा कार्य इस कारण अपराध है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया। अब जब कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किया जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। ठीक है। अब यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 34 और धारा 35 जो है, दोनों एक जैसी बातें करती हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर देती हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है, या ध्यान दीजिए आप लोग, कि जो धारा 34 है ऐसे मामलों के बारे में उपबंध करती है जिसमें कई व्यक्तियों ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कोई आपराधिक कार्य किया हो। कई व्यक्तियों ने कोई सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए आपराधिक कार्य किया हो। जबकि इस धारा में अनेक व्यक्ति जो वास्तव में कोई कार्य करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो वास्तव में कोई कार्य करते हैं, उनके बारे में यह दर्शित करना होगा कि उन्हें उसका कोई विशिष्ट ज्ञान या आशय था, इसलिए वह कार्य केवल इस कारण अपराध है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय के साथ किया गया है। ठीक है ना। तो ये इस धारा में जो है पहले से ज्ञान रहता है कि आज उसको हत्या कर ही देना है। वो और धारा 34 में जब गिरोह बनता है, जब धारा 34 में ये है कि जब गिरोह बना के लोग जाते हैं, उसी दौरान जो है ये अपना अग्रसर करते हैं, उसी दौरान है। ठीक है ना। कि आज इसका हाथ पैर तोड़ना है, कि इसको जो पहले से नहीं पता रहा, गिरोह बनने से पहले नहीं पता रहता है, लेकिन धारा 35 में जो गिरोह बनने से पहले ही पता रहता है। ठीक है। ये पहले से ही मालूम है कि आज एक ही हत्या कर देना है। इसमें सबको नहीं पता रहता है कि आज एक ही हत्या करने को उसका पैर तोड़ना है। इसमें यह है कि जाते समय उनको मालूम रहता है कि आज इसको चोट पहुंचाना है। अब भले वो चोट पहुंचाने के आशय से जा रहे हो, लेकिन बाद में उसकी हत्या हो जाए। दोनों में यही अंतर है। धारा 36 है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। ठीक है। अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम, इसको आप पढ़िए। जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाना कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। ठीक है। इसमें जो है एक दृष्टांत दिया है, क अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके और अंशतः यह को पीट कर साहस मृत्यु कारित करता है। क ने हत्या की, तो यह ठीक है, पढ़ने में तो बहुत मजा आ रहा है, क ने हत्या की। ठीक है ना। तो ये पूछ देगा, ये उदाहरण देके कि ये किस धारा का है, पूछ देगा कि क्या किया आपने, क्या ने हत्या की कि का ने लोभ कर दिया, क्या किया। तो अब ये बता दें कि ये जो धारा 32 है, धारा 32 में बताए गए सिद्धांत के उपसिद्धांत के रूप में एक परिणाम है। धारा 32 आप लोग देखिए, धारा 32 भी कुछ ऐसे ही है। धारा 32 आप लोग देख रहे हैं ना, धारा 32 देख रहे हैं, यहाँ कार्य और अवैध लोप है, और धारा 36 भी अवैध कार्य और लोप है। किसी कार्य या किसी लोप के विधिक परिणाम चूक एक ही होते हैं। कोई कार्य या कोई लोप का जो विधिक परिणाम होता है, उसका जो उसकी चूकी एक ही होते हैं। ठीक है।
इसलिए यदि कोई अपराध अंशतः किसी कार्य द्वारा और अंशतः किसी लोभ द्वारा किया जाता है तो परिणाम वही होंगे, चाहे वह अपराध केवल कार्य द्वारा या केवल किसी लोभ द्वारा किया गया हो। समझ रहे हैं आप बात ना? अब देखिए, अब इस जो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे कोई अपराध चाहे कार्य द्वारा किया गया हो चाहे लोभ द्वारा किया गया हो, लेकिन उसका परिणाम एक ही होगा। कहने का मतलब हमारे, अब यहाँ आप इस उदाहरण से इस बात को समझिए। क अंशतः यह को भोजन देने का अवैध लोभ करता है, चाहे यह की हत्या भोजन न देने से हो या कि मृत्यु भोजन न देने से हो, चाहे यह की मृत्यु उसको पीट पीट के मारने से हो। यहाँ पे भोजन न देना लोभ कर रहा है, यहाँ पे पीट रहा है तो यह कार्य कर रहा है। लेकिन परिणाम दोनों का क्या है? दोनों का परिणाम है कि क की मृत्यु हो जाती, क की हत्या हो जाती यहाँ पे। ठीक है, चाहे खाना नहीं दीजिए चाहे उसको पीट दीजिए, लेकिन वो हत्या की श्रेणी में ही आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह समझ गए होंगे। धारा 37 से किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को कर के सहयोग, महत्वपूर्ण है ये। और दृष्टांत को भली भांति आप समझिए, क्योंकि इसी दृष्टांत से ही जो है ट्विस्टेड क्वेश्चंस बनते हैं, फंसाऊ क्वेश्चन इसी से बनते हैं। जब कोई कार्य कई कार्यों द्वारा किया जाता है, जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उस कार्य में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने का साहस सहयोग करता, वह उस अपराध को करता है। ठीक है, अब इसको इस उदाहरण से समझिए आप लोग। जो दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। क ख पृथक पृथक रूप से किसी समयों पर य को विष की छोटी छोटी मात्रा देते हैं, स्मॉल स्मॉल जहर देते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी जयललिता, उनको जो है ऐसा कहा जाता है, वह कंफर्म नहीं है, उनको जो है पहले दवा देकर के उनकी सेहत बहुत अच्छी थी, उनको दवा देकर के धीरे धीरे उनकी सेहत को कमज़ोर किया गया और अंत में एक दिन मृत्यु हो जाती है उनकी। सब आँख में काला पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है। और पता नहीं भगवान जाने सही है कि गलत, लेकिन कहा ऐसा। लेकिन जो भी उनके साथ हुआ ठीक इस धारा के अनुरूप, इस दृष्टांत के अनुरूप हुआ। आप इसको पढ़िए। तो दृष्टांत ख है, क और ख संयुक्त होकर संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत में एक कैदी यज्ञ का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार करते हैं। यज्ञ को दिए जाने के प्रयोजन से भोजन क और ख को दिया जाता है। वह भोजन इस आशय से कि यज्ञ की मृत्यु कारित कर दी जाए। हर एक अपने हाजिरी के काल में यह को देने का लोभ करने का परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं। यह भूख से मर जाता है और क ख दोनों यह की हत्या के दोषी हैं। ठीक है ना? अब उसको खाना देना है, लेकिन ये लोग जो है जानबूझ कर उसमें लोभ करते हैं और उसकी हाजिरी नहीं चढ़ाते हैं। मतलब खाने वाले जो हाजिरी है उसको खाना नहीं देते हैं और कह देते हैं कि खाना दे दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये लोग लोभ करते हैं। अब ये भी उदाहरण उसी प्रकार है। एक जेलर है, धारा 38 है, आपराधिक कार्य से संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। आपराधिक कार्य से संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। अब इसको देखिए। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण यह है कि धारा 34
धारा 34, 35 और 38 एक ही उद्देश्य से संबंधित है या एक ही विषय से संबंधित है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए कि आप इसको जानिए कि धारा 34, 35, 38 प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक ही विषय से एक कौन धारा संबंधित है या किन धाराओं का सामान्य उद्देश्य जो है एक है, सामान्य उद्देश्य एक है। तो धारा 34, 35, 38 एक ही संबंध है और इसलिए उन्हें जो है साथ में हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। धारा 34 सामान्य आशय के साथ में किए गए कार्य के बारे में है, ठीक है। और यह जो धारा है यह बता ऐसे कार्य के बारे में है जो विभिन्न आशयों से किए जाते हैं। यह जो धारा ऐसा कोई कार्य जो है जो विभिन्न आशय से किया जाता है उसके बारे में है, ठीक है। अब एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थिति के अधीन यह पर आक्रमण करता है कि यह का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानववध है जो हत्या की कोर्ट में नहीं आता। जो यह से वैमनस्य रखता है उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए यह का वध करने में की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि क और ख दोनों यह की मृत्यु कायद करने में लगे हुए हैं, ख हत्या का दोषी है और क केवल आपराधिक मानववध का। अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा कुपित हो गया हूँ मतलब मैं या अपनी बहन के ऊपर बहुत ज़्यादा कुपित हो गया हूँ। अब मेरी माँ ने कहा लाठी दे दिया, मारो इसको खींच के, ठीक है ना। तो मैंने लाठी से मारा, हमारी बहन मर गई, समझ रहे ना आप। तो अब जो है मैं आपराधिक मानववध का दोषी हूँ और जो मेरी माँ है जिसने मुझको लाठी दिया कि मारो इसको ख़त्म हो जाए, ये वो हत्या की दोषी होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझिए। अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है मित्रों, मैं इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद। अब आगे से जो है अब कल से स्वेच्छा अगली वीडियो से अब धारा 39 से शुरू करेंगे।